हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। देखिए, पहला जो सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी लिमिटेड वाला केस था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी जो है वो एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जो मेंबर्स हैं उसके वो अलग पर्सन होते हैं। तो बेसिकली सैल्मन वाले केस में कोर्ट ने ये बोल दिया था कि जो कॉरपोरेशन है वो एक लीगल पर्सन है। तो क्या उस लीगल पर्सन को किसी एक कंपनी, सपोज करो कि वो कंपनी इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई, तो वो इंडियन कंपनी हो गई, तो क्या वो इंडिया के अंदर एक लीगल पर्सन हो गई, तो क्या उसको हम इंडियन सिटीजन ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस चीज़ के बारे में एक नया केस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेज कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 का ये केस है। इसमें क्या होता है, एक सेंटर की कंपनी होती है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दो सेक्रेटरी। इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये मेंबर्स होते हैं। तो तो इनका कंटेंशन ये था कि एज ए लीगल पर्सन हम इंडिया के सिटीजन हैं और हमारा एक फंडामेंटल राइट जो है वो सरकार इन्फ्रिंज कर रही है। बेसिकली प्रदेश सरकार और बिहार सरकार इन्फ्रिंज कर रही है। वो राइट कौन सा था? आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटली हमारे ऊपर एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स लग रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर के ये कंपनी सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास राइट होता है अंडर आर्टिकल 32 कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर होता है और वो रिट इन्फोर्स करके उस राइट्स को इन्फोर्स करता है। तो ब्रीफली इस केस के ये फैक्ट्स थे। और इसका लीगल इशू क्या अराइज होता है कि क्या जो कंपनी है वो लीगल पर्सन के साथ साथ जिस कंट्री के कंपनी एक्ट में वो इनकॉर्पोरेटेड है, वो क्या उस कंट्री की सिटीजन भी है? देखिए, बहुत पहले ही एक केस में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि कोई भी कंपनी अगर किसी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी उस कंट्री के लिए नेशनल होगी, उस कंट्री की वो नेशनल है। लेकिन सिटीजन और नेशनल होने में बहुत अंतर है। वो कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो उस देश की कंपनी होगी, एक तरीके से उस देश की नेशनल्स हो गई है वो, और वहीं पे उनको डोमिसाइल और रेसिडेंस भी हो सकती है वो उस कंट्री की, क्योंकि उस कंट्री के एक्ट के अंदर वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। लेकिन सिटीजन एक बहुत ही वाइडर अलग टर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उनके प्रोविजंस के अंदर ही किसी पर्सन को इंडिया का सिटीजन माना जा सकता है, भले ही कोई लीगल पर्सन हो या फिर नेचुरल पर्सन हो। अगर वो सिटीजनशिप एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में मेल नहीं खाता है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं ले सकता। तो लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर है ही नहीं कि जो किसी भी लीगल पर्सन को, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन भी बोल देते हैं लीगल पर्सन को, उसको सिटीजनशिप का राइट देता हो। तो कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन दी? सुप्रीम कोर्ट इस केस में ऑब्जर्वेशन देते हैं कि इट वॉज हेल्ड दैट ए कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, कंपनी सिटीजन नहीं है। इन दिस केस द अपीलेंट कॉरपोरेशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड थी कंपनीज एक्ट में। उस टाइम पे 1956 का जो कंपनी एक्ट था वो लागू था, अभी 2013 का लागू है। ऑल द शेयर्स जो है वो सब किसके द्वारा हेल्ड किए गए थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 सेक्रेटरीज इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो बेसिकली ये उसके मेंबर्स थे। इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर सिटीजन, अगर भले ही जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सिटीजन हो इंडिया के, लेकिन इससे ऑटोमेटिकली कंपनी इंडिया की सिटीजन नहीं हो जाएगी। ऐसे तो जो मेंबर्स, कोर्ट ने ये एग्जांपल भी
दिया इस केस में कि ऐसे जैसे कि मेंबर्स जो मैरिड हैं, इसका मतलब तो कंपनी एज ए पर्सन वो भी मैरिड हो गई। तो कोर्ट इस केस में हेल्ड करता है कि जो कंपनी है वो क्या है, सिटीजन नहीं है। हाउएवर कंपनी जो है वो एक पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ एंड इट कैन क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ डिनाई की गई है कि कंपनी सिटीजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कंपनी के पास एज ए लीगल पर्सन उसके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल सिर्फ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको दिए गए हैं। और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल 19 जो है वो सिटीजन्स को दिया गया है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। क्लोज 1 में है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जो कि सब पर्सन्स को दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इंक्लूड जूरिस्टिक पर्सन ऑल्सो। जूरिस्टिक पर्सन जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, लीगल पर्सन जो हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं। वो कंपनी किसी कंट्री की नेशनल भी हो सकती है अगर उस कंपनी के एक्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड है। वो डोमिसाइल्स भी होल्ड कर सकती है किसी कंट्री का, रेसिडेंस हो सकती है किसी कंट्री की जिसमें उसका हेड ऑफिस है या जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेटेड है वहाँ पे, लेकिन सिटीजन नहीं है। इंडिया में उसको सिटीजनशिप का राइट नहीं मिला है एज ए लीगल पर्सन। उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती थी, फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 19 के सब क्लोज 1 सब क्लोज F के अंदर, और जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिपील किया गया था। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा ज़रूर। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, lowbytes_906 से। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।